हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक के जो भी लेक्चर्स आपको 6500 वीडियो कोर्स के मिले हैं उन सब का अच्छे से आपने रिवीजन किया होगा। और साथ साथ जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको 6500 जो TCS MCQ की बुक है उसका भी बहुत बार रिवीजन करना है। जब बुक का और वीडियो कोर्सेज का दोनों को आप बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से और बेहतर ढंग से याद होंगी। सो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जीएस का जो सेक्शन है उसमें आपको पूर्णतः बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो यहाँ से मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो बेसिकली जो आपका ट्रैक है पढ़ाई का उससे आप नहीं भटकेंगे। अगर आपने इसको फॉलो किया, लगातार आपने इसको कवर किया, सो आपके एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है निश्चित होगा। क्योंकि मैंने कहा है आपको बताया है कि सबसे पहले तो ये बुक जो है अपने आप में इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक बुक। क्यों? क्योंकि 6500 और TCS MCQs की जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने आप में बहुत व्यापक और बहुत ही रेलिवेंट सॉल्यूशंस आपको मुहैया कराया गया है, आपको प्रोवाइड कराया गया है। सो इसके जो सॉल्यूशंस है उसको एज ए टेक्स्ट बुक आपको कवर करना है और जो भी MCQs हैं उसको आपको कोशिश करना है कि उसको एज ए टेस्ट सीरीज आप कवर करें। सो ऐसा अगर आप करते हो, जो MCQs को एज ए टेस्ट कवर करते हो और जो सॉल्यूशंस है उसको एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो निश्चित आपकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस कोई भी नहीं छूटेंगे। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे और इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से लेके धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है, जो डिमांड कर्व है, इन सारे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं उन सारों का हमने डिस्कस किया, उसको समझा, सीखा। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ उसको आपको साथ साथ इस बुक से भी कवर करना है। ठीक है, इस बुक में स्पेशली जो सॉल्यूशंस है उसको आपको जरूर कवर करना है। अगर ऐसा आप करेंगे सो आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है उसमें आपको इंक्रीमेंट और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो ये बुक जो है आप जानते हैं ये 5th एडिशन की बुक है TCS MCQ की। सितंबर 2023 तक के सारे प्रश्न जो है यहाँ पे कवर किए गए हैं और यहाँ पे आप जानते हैं ये बुक इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी। सो आप जिस माध्यम में सहूलियत है, आपको जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस माध्यम की बुक लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आपके लिए दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट से ये बुक परचेज कर सकते हैं। अगर मार्केट से बुक नहीं मिलती है सो यू कैन डेफिनेटली बाई इट फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी फ्लिपकार्ट, अमेजन है, वहाँ पे ये बुक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन द लेक्चर और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन से? नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट एंड टैक्सेशन एंड GDP। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक को कवर करने, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन एंड GDP। ठीक है, टैक्सेशन एंड GDP, तो ये सारे जो टॉपिक हैं यू हैव टू कवर। ठीक है, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से जो प्रश्न हमने देखने वाले हैं या अभी तक हमने जो प्रश्न देखे हैं उस पर आपको बेशक कमांड हुआ होगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द फ्लो ऑफ फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फॉर्म्स द बेसिस टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। ओके, क्या कह रहा है? कारक भुगतान प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा कोण, ठीक है, कारक भुगतान प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न ये। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, ठीक है, वो कौन सा फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट है जो आपका नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हेल्प करता है? कहाँ पे? राष्ट्रीय जो आय है, जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है उसके एस्टिमेशन में हेल्प करता है। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कंजम्पशन एंगल, एक्सपेंडिचर एंगल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल या प्रोडक्शन एंगल। ओके, सो खपत कोण, व्यय कोण, आय वितरण कोण और उत्पादन कोण। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी डिट्टो प्रश्न जो है आपको एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं।
सो नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम हम जानते हैं जो भी फैक्टर्स हैं उनसे जो भी इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी फैक्टर्स मतलब जो भी एक यूनिट है कंट्रीब्यूट कर रहा है अर्थव्यवस्था में, तो वो सारी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल। ठीक है, आय वितरण कोण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल। ओके, पेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है। ठीक है, ओके, सो सरकार द्वारा ऋण का भुगतान एक उदाहरण है किस चीज का। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन कौन से ऑप्शन, क्या ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, पेमेंट ऑफ लोन, सो लोन का जो पेमेंट है ये क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दो तरह के एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताए थे, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, दूसरा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सो दोनों एक्सपेंडिचर आपको ध्यान रखना है। रेवेन्यू के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक एग्जांपल आपने दिखा कैपिटल लोन हो गया। फिर एसेट क्रिएशन, एसेट्स जब बनते हैं, जैसे कि कोई लैंड परचेज हो रहा है, एक्वायर कर रही गवर्नमेंट, कोई प्रॉपर्टी बना रही, कोई बिल्डिंग बना रही है, वो सब सारे क्या हैं, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। क्लियर, ओके। Okay, let's move to next question. So which of the following is one of the taxes where the impact lies on the person for whom it is legally imposed? क्या कह रहा है, करों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानून रूप लगाया गया है। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स एक वैसा टैक्स है, ठीक है, ये टैक्स एक ऐसा टैक्स है, इनकम टैक्स ये टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिस पे लगाया जाता है वही उसको देता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे कोई टैक्स मुझ पे इम्पोज किया गया और मैं ही उसको रीपे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को मैं ही दे रहा हूँ, तो ये उदाहरण है क्या चीज़ का, ये उदाहरण है डायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि डायरेक्टली मेरे पे लगा और मैंने पे किया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स एक क्या है, एक ब्रॉडर चीज़ है। इसका एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगता है, हमारी जो सैलरी होती है, हमारी जो इनकम होती है एक साल के अंदर, उस पर लगता है, और उसको पे कौन करता है, उसको हम ही तो पे करते हैं। लेकिन आप देखिए जीएसटी जैसे हो गया, आपके सर्विसेज चार्ज, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ सर्विसेज चार्ज लगता है, वो किसके ऊपर लगाया जाता है, वो रेस्टोरेंट के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन आपकी जब बिल आती है तो आप देखते हैं 425 रुपया जीएसटी। ठीक है, सो इस तरह की जो टैक्सेस है, सर्विसेज टैक्स, ये लगाई गई रेस्टोरेंट पे, लेकिन दे कौन रहा है, दे रहा है पब्लिक, जो कस्टमर है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं, जिसके ऊपर लगाया गया वही इसको देता है, इसको क्या कहेंगे, ओके। करों में से एक है जहां प्रभाव उसी व्यक्ति पे पड़ता है जिसके लिए ये कानून रूप लगाया गया, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसका बहुत सा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। क्लियर, okay, so what is the domestic income if a national income is 10,000 crore and net factor income from abroad is 2,000 crore? ठीक है, क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय जो है वो 2,000 करोड़ है, तो घरेलू आय जो है वो क्या होगा, तो घरेलू आय जो है वो क्या होगा। यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय जो है वो 2,000 करोड़ है, तो घरेलू जो आय होगा वो क्या होगा, 5,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 8,000 करोड़। सो नेशनल इनकम में से जो फैक्टर इनकम है उसको माइनस करने पे हमें क्या निकलता है,
ठीक है, क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे घरेलू आय जब निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेशनल इनकम से जो अब्रॉड से जो नेट फैक्टर है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, सो हमारा फिर से देखते हैं, ये मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा नेशनल इनकम है एनआई है उसमें से फैक्टर इनकम को माइनस करेंगे। फैक्टर इनकम मतलब जो बाकी लोग हमारे देश में अर्न कर रहे हैं। ओके, सो यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है, ठीक है, कितना है, 10,000 करोड़। ठीक है, और विदेशों से शुद्ध घटक आय जो है वो 2,000 करोड़ है। ठीक है, शुद्ध घटक आय 2,000 करोड़ है, इसको क्या करेंगे, 2,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा घरेलू आय क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 करोड़। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। So to combat inflation, what is the usual monetary policy stance adopted? Okay, so combat inflation, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा समान मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? मुद्रास्फीति पे नियंत्रण पाने के लिए कौन सा समान मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? ठीक है, ऑलिस, डोविस, हिक्सियन और हॉकिस। ओके, सो टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, अगर महंगाई को कंट्रोल करना है, सो मॉनेटरी पॉलिसी किसके पास होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिकार है किस पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, मतलब मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति बेटा। और मौद्रिक नीति के तहत इसका एक क्या है रोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, मतलब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का कार्य किसका है, वो है आरबीआई का। और आरबीआई यहाँ पे जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, महंगाई ज़्यादा होगी, तो क्या करेगा आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो मार्केट से जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वो पैसा क्या करते हैं लोग, वो आरबीआई के पास भेज देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए मार्केट से पैसा निकल जाता है, जो चीज़ें महंगी है वो सस्ती हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हॉकिस पॉलिसी। हॉक जानते हैं, हॉक जो पक्षी है उसके ऊपर ये बना हुआ है हॉकिस पॉलिसी। क्लियर है, समझ में आ गई चीज़ें, इट इज़ कॉल्ड हॉकिस पॉलिसी। Which of the following is not included in the value added method of calculating national income? Which of the following is not included in the value added method of calculating national income? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य वर्धित पद्धति में शामिल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य वृद्धि पद्धति में शामिल नहीं है? ठीक है, सो आपको ये बताना है कि नेशनल इनकम में इसको शामिल नहीं किया जाता है। किसको, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय गणना के मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं है? ठीक है, सो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं सो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, all value of producing enterprises in the primary sector, value of second hand goods. Okay, so पहला क्या है, पहला है, आप समझ गए क्वेश्चन क्या करो, क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो इन चारों में से कौन सा एक जो ऑप्शन है जिसको कंसीडर नहीं करते हैं? पहला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये तो एकदम पहला, ये तो मेन डिफिनेशन है आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। जब जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जो भी देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी चीज़ यानी कि सामान या जो सेवाएं हैं, जो गुड्स है या सर्विसेज है जो प्रोड्यूस हुई हैं, उसका जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो पैसा उसमें लगा है, जो पैसा उसकी वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है ना, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो कैलकुलेट होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो बाहर से जो नेट फैक्टर इनकम आएगा, जो हमारे विदेशों में जो शुद्ध कारक आय है, मतलब विदेश में जो हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनका भी इनकम हमारे देश में कैलकुलेट होता है, तो ये भी होगा।
ऑल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर के जो भी इंटरप्राइज हैं, जो भी उद्यम हैं, जो वो सामान उत्पादित कर रहे हैं, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी कैलकुलेट होता है, क्योंकि वो भी जो फाइनल गुड्स है वो भी कैलकुलेट होगा। फाइनल गुड ही कैलकुलेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एग्जैक्टली ये नहीं होगा। पुरानी वस्तुएं का जो मूल्य है ये कैलकुलेट नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या आंसर? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जीडीपी में अगर डिप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? जीएनपी। ओके, ठीक है, क्लियर? दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये तो प्लस तो ऑलरेडी कट जाएगा, प्लस नहीं, ये माइनस करेंगे तब निकल के आता है हमारा ग्रॉस। फिर सी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ओके वेरी गुड, इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? प्लीज एनालाइज द क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आपके अनुसार? देखिए, मैंने पहले कहा कि प्लस नहीं, डिप्रिसिएशन जब माइनस निकालते हैं तब हमें ग्रॉस या नेट निकल के आता है, तो ये तो नहीं होगा दोनों। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि क्या ये एनडीपी निकल के आता है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है? जब भी हम डिप्रिसिएशन हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? नेट निकल के आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर डी हो जाएगा। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब जो मूल्य ह्रास होती है, वस्तु के वैल्यू में जो कमी आती है साल दर साल, उसको क्या कहते हैं? उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। और इसको घटाने के बाद जो हमें आएगा वो आएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो शुद्ध हमारा घरेलू उत्पाद है वो आएगा हमारा। ठीक है, क्लियर? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? वाइडली मार्केटेड गुड्स आर कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि घरेलू जो उत्पाद है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका अनुमान लगाने के लिए केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है द वर्क डन बाय वुमेन एट हर होम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब आप जानते हैं हमारी माँ, हमारी फैमिली की जो भी वुमेन हैं, वो घर पे जो लोग हैं, जो लोग हाउसवाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक्चुअली अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बाहर में जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके घर पे जो महिला हैं, जो घर को संभाले हुए हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन आपके जॉब में है ना। इकोनॉमिकली भी वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर आप इसको सही कैलकुलेशन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वो सारी फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ें आप में आपको असिस्ट कर रही हैं, वो आपकी माँ हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, घर पे जो भी महिला हेल्प करी, तो उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जीडीपी में उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? द वर्क डन बाय वुमेन एट होम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीडीपी। ये बिल्कुल सही है। ओके, 3 नंबर क्या है? इन एस्टिमेटिंग जीडीपी ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर। ठीक है, अब आप बताइए क्या होगा आंसर? ए बी सी डी। व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो मैंने आपको बताया था कि ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइनल गुड्स जीडीपी में कंसीडर होता है, इसकी भी हमने तमाम बार बातें की हैं। तो ठीक है, ये भी सही है। सो 2 और 3 तो सही है। ठीक है, 2 और 3 तो सही है। एक देखते हैं, ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसीडर व्हाइल एस्टिमेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी सही है बिल्कुल। जो विपणन के लिए वस्तुएं हैं, जो मार्केटेड गुड्स हैं, केवल वही कंसीडर होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा?
1, 2 and 3, 1, 2 and 3. Clear? Okay. The value of gross domestic product of India is published by PIB in भारत के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB द्वारा प्रकाशित किया जाता है. ठीक है. सो जो प्रकाशित करने का जो मूल्य है, जो एक्चुअली जो तरीका है, वो जो रुपीज़ होती हैं या जो डॉलर हैं या जो भी बेसिकली जो फॉर्मेशन है वो किस रूप में है, वो क्या डॉलर के रूप में पब्लिश करती है क्या PIB, कितना डॉलर है ये. ठीक है. येन में करती है या युआन में करती है या भारतीय रुपये में करती है. देखिए आपको येन और युआन में तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. ठीक है. थोड़ा सा आपको लग सकता है या तो डॉलर या रुपया में करती होगी, ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इसी दोनों में कंफ्यूज होने के चांसेस हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना. क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. सो भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो भारत कैसे निकालेगा, डॉलर में निकालेगा. क्यों निकालेगा डॉलर में, वो रुपीज़ में बताएगा, अपने पैसे में बताएगा. ठीक है. सो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रुपीज़. ठीक है. इंडियन रुपीज़ में जो है हमारा GDP की वैल्यू बताई जाती है. आपने सुना होगा इतने हज़ार करोड़, इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है. ठीक है. इतने ट्रिलियन रुपीज़ की इकोनॉमी बनानी है, ना कि डॉलर की. क्लियर? ओके. Okay, let's move to next question. So let's have a look at the question. In which year had India's ratio to public debt of GDP gone up to record 84.2%? So such a big number. क्या कह रहा है, किस वर्ष में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण की जो अनुपात है वो रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था. 84.2% तक बढ़ गया था. इन विच ईयर हैड द इंडियाज रेशियो ऑफ पब्लिक डेट टू GDP गोन अप टू रिकॉर्ड 84.2%? किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का जो अनुपात रिकॉर्ड है वो 84.2% बढ़ गया था? 1991, 1999, 2003 और 2001. ठीक है. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. क्या ऑप्शन हो जाएगा? 91, 99, 2003 और 2001. कब हुआ था ये? सो आप देख रहे हैं जो पब्लिक डेट था, ठीक है, GDP के रेशियो से जो पब्लिक डेट था वो कितना हो गया था? वो हो गया था 84.2%. ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर है ये. 84.2%. इट इज सच अ ह्यूज नंबर. ओके. व्हाट कुड बी द राइट आंसर? ये कब हुआ था? ये बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है. सो यहाँ पे जानने के बाद प्लीज़ आप इसको मेमोराइज कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे सवाल आपसे फिर से पूछे जाए. क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा 2003. ठीक है. सो 2003 में जो डेट रेशियो था वो कितना? 84.2% हो गया था. ठीक है. 84.2% हो गया था. ओके. So which of the following is a tax system that collects a greater share of income from those with a high income than from those with a lower income? क्या कह रहा है? एक कर प्रणाली है जो कम आय वाले, निम्न में से कौन सा एक कर प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय की अधिक हिस्सा एकत्र करती है? आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है. ठीक है. प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, पेरोल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, पेरोल टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स. ठीक है. 4 तरह के टैक्सेस हैं. आपको बोला जा रहा है आपसे कि जो कम आय वाले जो लोग हैं उनकी तुलना में उच्च आय वाले लोगों के आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है. मतलब टैक्सेस लगता है. मान लीजिए कि आप ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टैक्स दोगे, कोई कम पैसा अर्न कर रहा है तो वो कम टैक्स देगा. ठीक है. ये नियम है. क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेस होता है आपके इनकम के अनुसार टैक्स. ठीक है. इसको आरोही कर भी कहते हैं. क्लियर है? इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स. क्लियर? ओके. सो अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मेथड GDP इज कैलकुलेटेड एज. आउटपुट मेथड के अनुसार GDP की गणना इस प्रकार की जाती है.
अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज, जीडीपी की गणना जो है किस प्रकार की जाती है, आउटपुट मेथड से। पहला क्या है, पहले है जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस जो फिक्स प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस, और से माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। दूसरा है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस प्लस सब्सिडी, टैक्सेस की बात यहाँ नहीं की गई है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस, यहाँ पे सब्सिडी की बात नहीं की गई है। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस प्लस टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज, तो इसका उल्टा हो गया ये आप देख रहे हैं, ये दोनों उल्टा हो गया। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? जब भी कोई चीज मिलता जुलता आपको मिले तो आपको समझना चाहिए कि यही दोनों में से कोई आंसर होगा। आप देख रहे हैं ए और जो डी ऑप्शन है वो मिलता जुलता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे प्लस टैक्स होगा या माइनस टैक्स होगा, यहाँ पे प्लस सब्सिडी होगा या माइनस सब्सिडी होगा। ओके, सो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, उसके बाद क्या करेंगे, जीडीपी निकालना है तो माइनस टैक्स, जो टैक्सेस लगाया है उसको माइनस कर देंगे ना, ठीक है, तो वैल्यू पता चलेगी, जो टैक्सेस दे चुके उसको माइनस कर देंगे, तभी तो प्रोडक्ट का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। और जो सब्सिडीज है, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज देके चीज़ों को का रेट जो है घटाया है उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए कि इस पेन को मार्केट में 20 रुपये बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, कि हो सकता है सरकार ने इस पर 10 रुपये का सब्सिडी दिया हो, तो ये पेन कितने का हुआ, एग्जैक्टली ये पेन 30 रुपये का हुआ, इसलिए सब्सिडी को हमेशा जोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए सब्सिडी को जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ओके ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया। बहुत आसान प्रश्न है। पहला पेपरलेस बजट जो है इंडिया का कौन सा था, वो था आपका यूनियन बजट 2021-22, ठीक है। सो ये क्या था, ये डिजिटल बजट था, भारत का पहला डिजिटल बजट था, ठीक है, पहला डिजिटल बजट था, यूनियन बजट 2021-22। यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है, पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्या हो जाएगा आंसर, 21-22। ओके, सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट इज आर ट्रू। सो जो हमारे केंद्रीय बजट हैं उसके बारे में कुछ कथन जो है यहाँ दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही गलत कौन सा है। पहला क्या है, पहला है वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट बजट, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो जब भी आपको वोट ऑन अकाउंट सुनने को मिले तो आपको क्या समझना है, ये एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट बजट को डील कर रहा है। दूसरा है वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट आर नॉट सेम। ओके, कह रहा है कि वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट जो है वो सेम नहीं होता है। तीसरा है एन इंटरिम बजट गिव्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू अ फुल बजट, ठीक है। सो इंटरिम बजट जो है वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, मतलब पूर्ण वित्तीय विवरण जो है आपको देता है, ठीक है, ठीक है, सिमिलर टू फुल बजट, एकदम फुल बजट की तरह। अब आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट में से सही या गलत कौन से स्टेटमेंट हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। कैसे ईजी है, देखिए, पहला कह रहा है कि वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली द कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड ऑफ बजट, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट का मतलब ही होता है कि जो पैसा जो खर्च करना है उसको पास करना। जब वोट ऑन अकाउंट पास होता है इसका मतलब जो पैसा एलोकेट किया गया है हर एक चीज़ों के लिए वो पास हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट आर नॉट द सेम, ये भी सही है। वोट ऑन अकाउंट जो है वो बेसिकली केवल एक्सपेंडिचर साइड को डील करता है, लेकिन इंटरिम बजट जो है वो पूर्ण बजट की तरह होता है। तो इंटरिम बजट क्यों होता है, जब पूर्ण बजट की तरह होता है तो पूर्ण बजट ही क्यों नहीं होता है। मान लेते हैं कि किसी साल जुलाई में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है, अप्रैल में खत्म हो जाता है। तो अप्रैल से 3 महीना जो समय है, जून मई जून जुलाई, वो कैसे चलेगा, तो उसके लिए जो सरकार है वो इंटरिम बजट लेके आती है, ठीक है। एंड इंटरिम बजट गिव्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक सिमिलर बजट, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी सी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए बी सी जो है इसका सही उत्तर है। क्लियर, ओके। सो द जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, जीडीपी अपस्फीति कारक, अपस्फीति कारक, जीडीपी अपस्फीति कारक डिफ्लेटर को क्या कहा जाता है, ठीक है, डिफ्लेटर को क्या कहा जाता है। इम्प्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स,
एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर और एक्सप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। ओके, क्या ऑप्शन हो जाएगा? सो जीडीपी डिफ्लेटर को एक और नाम से जाना जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है बेसिकली इन्फ्लेशन बताने के लिए एक बहुत ही रोचक टूल है। क्या बताने के लिए? मुद्रास्फीति बताने के लिए बहुत ही रोचक टूल है। क्या आंसर हो जाएगा? What would be the right answer of this question? So it is called निहित मूल अपस्फीति कारक, मतलब इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इसको क्या कहते हैं? इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट नहीं है, ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, निहित है। ठीक है, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। क्लियर है? याद रहेगा। Okay. So, as per the recommendation of National Statistical Commission, the base year of GDP series in India. Okay. So, किसके recommendation पे? As per recommendation of National Statistical Commission, the base year of the GDP series. ठीक है, the base year of GDP series in India was revised from. ठीक है, कब से रिवाइज किया? 2004-5 विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2015। ठीक है, कब से? जनवरी 2015 से इसका इफेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। सो फिर से पढ़ते हैं हिंदी एक बार। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो सिफारिश थी उसके अनुसार क्या किया गया है? बेस ईयर। क्यों होता है बेस ईयर? जब भी कोई चीज़ का एस्टिमेट निकालते हैं किसी चीज़ की महंगाई के बारे में, तो बेस ईयर हमें वहाँ बहुत हेल्प करता है। हम यहाँ पे जो है कोई चीज़ का प्राइस देखते हैं कि उस समय क्या प्राइस था, उसके अनुसार जो है अपनी महंगाई का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका जो बेस ईयर था, पहले क्या था? पहले था इसका बेस ईयर 2004-5। ठीक है, 2004-5। इसको क्या किया गया? इसको चेंज कर दिया गया। किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। सो नया जो बेस ईयर है आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 5, 6 और 9, 10। सो 5, 6 को चेंज किया गया, 4, 5। ठीक है, तो एक साल नहीं होता है ये। बेसिकली इसमें डिफरेंस होंगे, अच्छे खासे डिफरेंस होंगे, क्योंकि एक साल में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है कि उसको हम बेस बना सकते हैं। सो इसमें से एक आंसर होगा। क्या आंसर है इसका? आंसर है इसका 2011-12। क्या आंसर है? 2011-12। क्लियर है? समझ में आ गई? तो राइट आंसर विल बी 2011 एंड 12। ओके ओके। So Ronald Reagan, the 40th president of US, signed the largest tax cut in the history of their country in 1981. ठीक है? Which economic theory was this policy centered around? क्या है? क्या कह रहा है? क्या रोनाल्ड रेगन जो है the 40th president of US signed the largest tax cut in the history of their country in 1981. विच इकोनॉमिक थ्योरी वाज दिस पॉलिसी सेंटर्ड अराउंड? काफ़ी आसान सरल प्रश्न है ये और काफ़ी सुलझा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमेरिका के जो 40वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रोनाल्ड रीगन, उन्होंने 1981 में क्या किया? 1981 में उन्होंने अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? ये जो नीति थी वो किस आर्थिक सिद्धांत पे केंद्रित थी? लाफर कर्व, लॉरेंज कर्व, कुजनेर कर्व और स्विंजी किंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो चारों कर्व है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? सो बेसिकली ये टैक्स कट क्यों किया गया? ये टैक्स कट इसलिए किया गया क्योंकि इसमें से जो कर्व आंसर है इसका, जैसे कि आंसर इसका क्या है? आंसर इसका है लाफर कर्व। ठीक है, इसका आंसर है लाफर कर्व। ठीक है, सो लाफर कर्व इज द राइट आंसर। ठीक है, लाफर कर्व इज द राइट आंसर। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या हुआ? लाफर कर्व कहता है कि जब भी हम टैक्सेस बढ़ाते हैं, लाफर कर्व कहता है कि जब भी हम टैक्सेस बढ़ाते हैं, सो ऐसा मानना है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी है कि रेवेन्यू जो है टैक्स पे डिपेंड करता है कि टैक्स जितना बढ़ेगा आपका रेवेन्यू भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, सो लाफर कर्व जो है इसी चीज़ को कहती है। ठीक है, इस चीज़ से इंस्पायर होके जो हमारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा कि जब टैक्सेस बढ़ाने से
जब रेवेन्यू नहीं बढ़ते हैं तो टैक्सेस हमें कट करने चाहिए। देखिए अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से टैक्स बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो ये क्या है ना, यहाँ पे ऑप्टिमल लेवल होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका ऑप्टिमल लेवल, ये क्या है, ये है ऑप्टिमल लेवल, ठीक है, ये है आपका ऑप्टिमल लेवल। क्लियर। यहां के बाद टैक्सेस क्या होती हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। सो यहां के बाद टैक्स अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो ये क्या है, ये कर्व जो है ऐसे गिरने रहेगा, ठीक है। ये टैक्स अगर ऐसे ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये कर्व जो है ये टैक्स गिरने लगेगा, ठीक है। ये लाफर कर्व है। तो इसी से इंस्पायर होके कि टैक्स बढ़ाना, एक टैक्स जो है हमेशा ऑप्टिमल होना चाहिए। अगर टैक्स आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो लोग चोरी करने लगते हैं, लोग टैक्स देने से बचते हैं। इसलिए ऑप्टिमल लेवल का अगर टैक्स रहेगा तो डेफिनेटली जो है उसमें टैक्सेबल, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स है वो अधिक मात्रा में आता है। और इसलिए रोनाल्ड रीगन जो 40वें प्रेसिडेंट थे हमारे यूएसए के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कट किया था। सो हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें इनका बहुत ये जो है इसको लेके नाम होता है कि इन्होंने ऐसा कार्य किया था, और इसलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। सो क्या आंसर हो जाएगा, लाफर कर्व, ठीक है। ओके। इन विच ईयर वाज द वैल्यू एडेड टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। क्या कह रहा है, भारत में मूल्यवर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में मूल्यवर्धित कर जो है किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट, वैल्यू एडेड टैक्स मैंने आपको समझाया था। ये बेसिकली हर एक स्टेज पे जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे टैक्स लगता है, ठीक है। सो हर एक स्टेज पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है वो पहुँच रहा है, वहाँ पे जो इसमें इनपुट आ रहा है उस इनपुट पे टैक्स लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। कब इंट्रोड्यूस हुआ, 7, 5, 2 या 10, 7, 5, 2 या 10। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज एन काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। क्लियर। So which of the following items does not directly affect the current account balance of India, ठीक है। क्या कह रहा है, which of the following items does not directly affect the current account balance of India, ठीक है। सो current account balance क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आपको बताना है करंट अकाउंट बैलेंस जो है उसमें इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड नहीं होता है। विच ऑफ द आइटम डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट, डायरेक्टली जो है अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो नेट इनकम अब्रॉड, बिल्कुल ये ऐड होगा इसमें, ठीक है। विदेश का बेसिकली क्या है करंट अकाउंट अफेक्ट, भारत का, इंडिया का दूसरे देशों के साथ जो इकोनॉमिक लेन देन है, ठीक है, अदर कंट्री जो इकोनॉमिक लेन देन है उसका बेसिकली ये क्या है, कैलकुलेटिंग है। एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली एक डेटा है कि किस देश को कितना इकोनॉमिकली हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से देश से पैसा हमें आ रहा है, हमारे देश से पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। जो हमें बेसिकली हमारे अब्रॉड से जो हमारे फैक्टर्स ऑफ इनकम है, मतलब जो हमारे यहाँ के लोग कार्य कर रहे हैं उसका पैसा आता है, वो भी कैलकुलेट होता है, जो सामान हम बेच रहे हैं वो भी कैलकुलेट होता है, ओके। सो ये भी कैलकुलेशन जो है इसको करंट अकाउंट बैलेंस कहते हैं। सो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये बिल्कुल ऐड होगा, फॉरेन एड ये भी आएगा, ट्रेड गैप मतलब व्यापार अंतर ये भी आता है, रेवेन्यू इनकम। सो रेवेन्यू इनकम क्या है, राजस्व आय, ये किसके पास होता है, ये होता है आपके गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास। और ये कहां से आता है, ये आता है टैक्सेस से, टैक्सेस से। सो ये जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, द राइट आंसर विल बी डी, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
सो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा बताइए। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत आसान और सरल से ये प्रश्न है। सीधा सा बात कह रहा है कि जीडीपी में क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जीडीपी में क्या इंक्लूड करते हैं, एक एक करके ध्यान से जरा पढ़ते हैं। सेल ऑफ यूज्ड गुड्स, ओके, सो इस्तेमाल किए गए सामान को क्या हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं? ये प्रश्न हमने पहले भी देखा था, और पहले मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो सामान हम यूज़ कर चुके हैं, जो सेकेंड हैंड सामान है, उसके जीडीपी कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। बार्टर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वस्तु विनिमय और सेवाएं, मतलब जो सामान हम लेन देन के लिए करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, हम आपका वो काम कर देंगे, क्या उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है? वो भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसका है सेल्स ऑफ फाइनल गुड और है ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो जीडीपी में हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो क्या होता है? अंतिम वस्तुओं की बिक्री और उसका इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। हस्तांतरण मूल्य, जो लास्ट वुल है, जो फाइनल गुड्स है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा जीडीपी में कैलकुलेट होती है। लास्ट गुड क्या होता है? जो सेवा पैसों के लिए दी जा रही है, कोई चीज़ें जो है पैसे के लिए बेची जा रही है, वो जो है फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि पेन का रिफिल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिफिल अपने आप में एक प्रोडक्ट है फाइनल, लेकिन उसका इस्तेमाल पेन के अंदर होता है, तो पेन के बाद जो उसकी वैल्यू है वो सब्साइड कर जाती है पेन के सामने। सो पेन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स क्या हुआ? यहाँ पे फाइनल गुड्स हुआ हमारा पेन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, सेल्स ऑफ फाइनल गुड। ओके, so the union budget 2020-21 increase deposit insurance coverage for bank deposit insurance coverage for bank deposit to how much lakhs per depositor। केंद्रीय बजट 2020-21 में बैंक जमा के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता कितना कर दिया? ये पैसा बढ़ा के कितना कर दिया गया? सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा ये चलाया जाता है, और ये अमाउंट जो है कितना कर दिया गया था? बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा। सो इंश्योरेंस ध्यान रखना आप लोग, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है, लिख देता हूँ। कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये जो बॉडी है जो इसको रन करती है इंश्योरेंस स्कीम को, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। क्लियर? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट शेयर इन द इंडियाज जीडीपी? ओके, सो जीडीपी में आप जानते हैं बहुत सारे सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें इंडस्ट्रीज होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसमें आपका एग्रीकल्चर होगा, इसमें सर्विस सेक्टर होगा। तमाम जो सेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ओवरऑल जीडीपी का जो डेटा है हमें मिलता है। ओके, सो यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं? सबसे ज़्यादा आपको बताना है कि भारत का जो शेयर, जो जीडीपी है, उसमें सबसे ज़्यादा अभी शेयर किसका है? कृषि का, इंडस्ट्रीज मतलब औद्योगिक का, मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण का, और सर्विस मतलब सेवा का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो एज ऑफ नाउ इट इज़ द सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर, ठीक है। आपको पता है इकोनॉमी में 3 सेक्टर की बात हमने कही थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। सो सर्विस सेक्टर जो है किसका पार्ट है? टर्सरी सेक्टर का, ठीक है। किसका पार्ट है? टर्सरी सेक्टर का। एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? ये पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का। और इसका जो है कंट्रीब्यूशन वो डिक्लाइन हुआ है जीडीपी में,
डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है सिंस 1950। इंडिपेंडेंस के समय 1950 के समय बहुत ज़्यादा था, अभी लेकिन धीरे धीरे इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो गया है। किसका बढ़ा है? इंडस्ट्रीज का बढ़ा है और सर्विस सेक्टर का बढ़ा है, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम? शुद्ध राष्ट्रीय आय की सुस्पष्ट परिभाषा कौन सी है? सुस्पष्ट परिभाषा कौन सी है? एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस प्लस डिप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन और जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है नेट नेशनल इनकम की, एनएनआई की, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम। सो नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग को डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। किसमें से? डिप्रिसिएशन किसमें से माइनस करना पड़ेगा? आपको जीएनपी से, ठीक है, जीएनपी से। आंसर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जो डिप्रिसिएशन है, जो मूल्य ह्रास हुआ है, अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? हमारा नेट नेशनल इनकम निकल के आ जाता है, ठीक है। सो कभी भी नेट नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला दिया हो, हमेशा ध्यान रखना जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। क्लियर? ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको बताना है कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो निम्नलिखित में से कौन प्रकाशित करता है? भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो निम्नलिखित में से कौन प्रकाशित करता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। किसके अंतर्गत काम करती है? ये काम करती है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। क्या हो जाएगा आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मनी बैंकिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी, एक थ्योरी है जिसको कहते हैं फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी, इज एक्सप्लेन बाय हिज फेमस इक्वेशन गिवन एज। और इसकी जो फेमस इक्वेशन है वो कैसे एक्सप्लेन दी जाती है, ठीक है। तो फिशर की मात्रा सिद्धांत को उसके द्वारा कैसे समझाया गया? एम पी इज इक्वल टू वी टी, एम बी इज इक्वल टू पी टी, एम टी इज इक्वल टू पी वी और पी वी इज इक्वल टू एम बी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। सो एम स्टैंड फॉर मनी सप्लाई, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। सो एम एंड वी, ठीक है, एम एंड वी, ठीक है। और पीटी भी है। सो प्राइस लेवल एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो पी और टी, यस। तो इसको आप एक्सप्लेन किया गया है फिशर्स क्वांटिटी में। कैसे एक्सप्लेन किया गया है? कैसे एक्सप्लेन किया गया है? सो बेसिकली मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, मनी सप्लाई वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज इक्वल टू प्राइस लेवल एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी टी। दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस। सो एम बी इज इक्वल टू पी टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ आज के जो लेक्चर्स हैं समाप्त हुए। आज के लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर और आपकी जो पढ़ाई है उसमें कुछ न कुछ इससे आपको फ़ायदा जरूर होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पिनाकर का जो टेस्ट पास है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और 500 की जो बुक में जितने भी MCQ हैं 500 उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में फिर से 25 नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।